औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सरदार जावेद अनवर जट, एडवोकेट उम्मीदवार सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर, अपने हलके की आवाम से और नाजरीन से मुखातब हूँ। मेरे कुछ तज़ियात और मेरी गुफ्तगू अगर कोई दोस्त सुनना पसंद करेंगे तो मैंने एक चैनल बनाया अपने वालिद साहब के नाम पर, अनवर नामा। क्योंकि मैं जिस इंटरनेशनल अखबार में लिखता रहा हूँ वो भी मेरा जो कॉलम था वो भी अनवरनामा के नाम से छपता था, तो मैंने उसी कंटिन्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी अनवरनामा लिखा है, रखा है। आप यूट्यूब पे जाएं, अनवरनामा लिखें, और मैं ये नहीं कहता कि आप उसको सब्सक्राइब करें या बेल आइकॉन को दबाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे तज़िया आपको अच्छे लगते हैं और आप कोई नॉलेज सीख करना चाहते हैं तो वो चैनल मौजूद है। देखिए नाज़रीन और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आजकल बदकिस्मती की बात है कि मेरे मुल्क में और सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नादान दोस्त शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर वो पेश कर रहे हैं, उसको हीरो के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमने कभी तारीख में झांकने की कोशिश नहीं की, हमने कभी तारीख को पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने कभी किताबों का मतालिया नहीं किया, हमने कभी प्रॉपर रिसर्च नहीं की। जो पोस्ट आती है हम देखते नहीं हैं इसमें सच्चाई है नहीं सच्चाई है, हम आगे तसब की बुनियाद पर, मुखालफत की बुनियाद पर हम उसको शेयर करते रहते हैं। देखें, ये उस प्रोपेगेशन को आप फैला रहे हैं जिसका आपको शायद इल्म ना हो कि इसके नताइज कितने बुरे निकलेंगे। देखें जी, जो बंगला मूवमेंट थी, आप शेख मुजीब को हीरो बना रहे हैं, तो चंद चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो बंगला मूवमेंट थी ये बंगला लैंग्वेज से शुरू हुई और 1948 में शुरू हुई। इस बंगला मूवमेंट के नतीजे में बंगला लैंग्वेज मूवमेंट जो चली तो 2 स्टूडेंट शहीद हो गए या मारे गए। तो वहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल को ढाका में जाना पड़ा, और वहाँ पे उन्होंने जो ढाका के अमायदीन थे, मुअज़्ज़ज़ लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, सियासी अकाबरीन थे, उनसे मिले और जाके मामलात को सेटल किया। लेकिन उन 2 नौजवानों की वहाँ पर कब्रें बना दी गई, फिर मकबरा बना दिया गया। फिर हर साल जो उनका यौम शहादत था उसके ऊपर बंगाली कौम परस्त जो लीडर थे वो वहाँ पे आना शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए, और इकट्ठे होते होते वहाँ पे फिर वो वहाँ पे बरसी जो थी वो वहाँ के जो मशरकी पाकिस्तान था, उस सारे मशरकी पाकिस्तान में बरसी का बड़ा शोर दबदबा हो गया और बरसी में लोगों ने शिरकत करना शुरू कर दी। देखें, यहाँ के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आप मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ज़हन में रखना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने जो 6 पॉइंट दिए 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नकात दिए, और कोई भी पीटीआई के दोस्त ने वो 6 नकात नहीं पढ़े होंगे कि वो 6 नकात क्या थे। पहला जो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने, अवामी लीग के सरबराह ने जो नकात दिया तो उन्होंने, वो रीजनेबल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम होगा और जो राय दही होगी वो बालग राय दही होगी, यानी जो आदमी बालग होगा वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक जेन्युइन बात है, अच्छी सोच थी। लेकिन जो दूसरा वो कंटेंट रखते हैं अपने 6 नकात में, वो बहुत खतरनाक है। अब जब 1970 में जनरल याहिया खान ने 1 यूनिट तोड़ दिया, 1 यूनिट तोड़ने के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान जो था वो 1 प्रोविंस डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे 4 प्रोविंस बन गए, यानी कि सूबा सरहद, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा पंजाब। यहाँ पे ये 5 सूबे बन गए मुल्क के अंदर। 1 यूनिट तोड़ दिया गया। जब 1 यूनिट तोड़े तो वो 6 नकात जो थे वो अब सब के ऊपर शेख मुजीब चाहते थे एप्लीकेबल हों। इसी वजह से उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अपने उम्मीदवारान भी खड़े किए, लेकिन उनको वेस्ट पाकिस्तान में शिकस्त हुई और ईस्ट पाकिस्तान में जो 2 सीटें थी वो सिर्फ उन्होंने लूज की। एक
चटागांव का पहाड़ी इलाका था, उसमें चकमा कबाइल का सरदार था, एक सीट वो जीता और एक सीट जो मुस्लिम लीग के नूरुल अमीन थे वो जीते थे। अच्छा, उसके बाद जो पहला नकात मैंने आपके नज़र किया, जेन्युइन नकात था उनका। दूसरा नकात पीटीआई के दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप भी नज़र दौड़ाएं, तारीख को ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद तजिया दे कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था या हीरो था, फिर आप फैसला कर लीजिएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने दूसरे नकाद में रखा जी, दफा और खारजा वफाक के पास होंगे, दिफा और खारजा वफाक के पास है, बाकी जितनी भी रेजिचुअल पावर होंगी वो सूबों को दी जाएंगी। मुझे दुनिया में बताया जाए, दुनिया की कोई फेडरेशन, कोई कॉन्फेडरेशन, अगर दुनिया में कोई ऐसा है कि आप जनाब एक दफा और खारजा अमूर आप वफाक को दे दें और बाकी सारे सूबों को इख्तियारात दे दें और आपका मुल्क चल सके। मवासलात का सूबा है, अतलात का सूबा है, तिजारत का सूबा है, खजाना का सूबा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सूबों को तफवीज़ कर दें और आप समझे कि मुल्क बच जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकाती पॉइंट में एक दो मुल्क तोड़ने की बो नहीं आ रही थी, वो 5 मुल्क इस बड़े से, ये जो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, वो इसको बनाना चाहता था 5 मुल्क, यानी कि सूबा सरहद भी लहदा हो जाए उन 6 नकात की बुनियाद पर। जो तीसरा वो नकात रखता है जी, टैक्स का अख्तियार सूबों को, मैम सूबों को दे दिया जाए जी। अब मैं दुनिया में ये भी चैलेंज करता हूं कि आप टैक्स का निज़ाम जो है वो किस तरह अपने जो फेडरेटिंग यूनिट हैं उनको दे दें और उनको सौंप दें, वफाक के पीछे क्या बचेगा जी। इस तरह वफाक खत्म हो जाता है। तीसरी उन्होंने एक बात की कि मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान के लिए लहदा करेंसी हो, वेस्ट पाकिस्तान के लिए लहदा करेंसी हो। ये देखें कितनी अलार्मिंग बात उन्होंने अपने 6 नकाती पॉइंट में की, जो उन्होंने अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन के। मुझे बता दें, दुनिया में डबल करेंसी चलती है। और फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान का रिजर्व बैंक लहदा हो और ईस्ट पाकिस्तान का लहदा हो। और इस तरह फिर उन्होंने कहा जी, जो दोनों तमाम प्रोविंसेस हैं, तमाम सूबे हैं, वो तजारत में आज़ाद हों, वो तजारत में आज़ाद हो जाएं और तजारत में आज़ाद होने के बाद अपने अपने, यानी कि सूबा सरहद अगर भारत से तजारत करना चाहे तो कर ले, अगर मशरकी पाकिस्तान जो है वो थाईलैंड से, किसी भी दुनिया के मुल्क से तजारत करना चाहे तो वो कर ले जी, उसको आज़ादी होगी। तो फिर वफाक क्या रह जाएगा जी, फिर पाकिस्तान के पास क्या रह जाता अगर आप ट्रेड भी आप अपने फेडरेटिंग यूनिट और रियासतों को और सूबों को सौंप दें। जो छठी उसने सबसे खतरनाक बात की, ये 5 पॉइंट जो थे भुट्टो साहब और जो इनके दरमियान हुए, शेख मुजीबुर रहमान साहब के पास दरमियान 2-3 बैठक हुई 2.5 लाख की। 5 नकात पर भुट्टो साहब इनके साथ एग्री हुए, लेकिन छठा नकात जो था वो इंतहाई खतरनाक था। उन्होंने कहा कि सूबों को इख्तियारात होगा कि वो अपनी अपनी फौज रख लें। ये सबसे ज्यादा देखें, दुनिया में हर सूबा सरहद अपनी फौज रखेगा, सिंध अपनी फौज रखेगा, पंजाब अपनी और मशरकी पाकिस्तान अपनी फौज रखेगा। मुझे बता दें, दुनिया के अंदर इस तरह मुल्क चलते हैं। उसने 2 पाकिस्तान तोड़ने में तो वो कामयाब हुआ, जो उसकी साजिश जो थी ना वो 5 मुल्क बनाने की थी, जो मेरे कायदे अवाम ने उसकी नाकाम बनाई। अब देखें, 2 एलिगेशन लगते हैं हमारे मुखालफीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे ऊपर लगाते हैं। वो 2 एलिगेशन में सबसे पहले वो कहते हैं जी, भुट्टो साहब ने कहा इधर हम उधर तुम। लेकिन सबसे बुरी बदतरीन बात यह है कि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च की कि अगर हमारे मुखालफीन हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। भुट्टो साहब ने लाहौर जलसे में यह बात की थी कि इधर मुझे अक्सरियत मिली है और उधर तुम्हें अक्सरियत मिली है, लिहाजा इसका किसी एक को भी किसी एक यूनिट में अक्सरियत जरूर मिली है, लेकिन हम उस तरह की मेजोरिटी में हासिल नहीं है कि आप पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर दें। आए बैठे, इधर हम और उधर तुम। उन्होंने, भुट्टो साहब ने कोई बात की और वहां पे हिंदू अखबार ने ढाका के अंदर इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। और जो भुट्टो साहब के नाकदीन थे वो आज तक इस नारे को रिसर्च किए बगैर मुखालफीन हमारे ऊपर, मेरी जमात के ऊपर, मेरे कायदे अवाम के ऊपर ये इल्जामात लगाते हैं। चौथी बात जो है वो ये थी कि जो उन्होंने कहा जी, जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। जी बिल्कुल कहा था भुट्टो साहब ने।
وہ کہا کس لیے تھا؟ سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ لوگ بات لیتے ہیں۔ وہ سر اس لیے کہا تھا کہ وہ جو بھٹو اس نے جو بل ٹیبل کیا اور جو بل تیار کر لیا تھا، وہ 6 پوائنٹ جو 6 نکات میں نے آپ کو پہلے گوش گزار کیے کہ اس 6 نکات کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمان کا ایجنڈا جو تھا، اس نے کہا جی اگر اور جنرل یحییٰ خان جو تھا وہ اجلاس بلا لے، اجلاس بلانے کے بعد سب سے پہلے ان 6 نکات، اس کے بعد اکثریت تھی، جب اکثریت تھی تو 6 نکات پاس کروانے کے بعد ملک کے 5 ٹکڑوں کی سازش تھی، اس لیے قائد عوام نے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو روکا تاکہ ملک بچ جائے، لیکن ان بنگالیوں نے ملک کو نہیں بچنے دیا۔ یہ یہاں سے چلے گئے اور بھارت میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، مکتی بانی بن کر ہمارے فوج کے انہوں نے پیٹھ میں گولیاں ماری۔ سب سے جو الارمنگ بات تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کھلنا پیپر مل، ایک جھوٹ کی مل ہے کھلنا پیپر مل بنگلہ دیش میں، تو وہ اس کے گیٹ کے باہر جلسہ کر رہے تھے تو اندر لاکھوں ہزاروں اردو سپیکنگ کا قتل عام کروایا اس شخص نے، وہ باہر لاشوں پہ کھڑا ہو کے اس نے جلسہ کرتا تھا وہ۔ اور اس کے بعد ان کی جو اردو سپیکنگ تھے، جو ایم کیو ایم والے آپ جس کو آج جانتے ہیں یا ان کو آپ بہاریے کہتے ہیں، وہ آج کراچی میں صوبہ سندھ کے لوگوں نے ان کو گلے سے لگایا، کسی اور تو صوبے نے ان کو پناہ ہی نہیں تھی۔ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ تھے ان کو گلے آج تک صوبہ سندھ کے لوگوں نے گلے لگایا ہوا ہے، اور بہت کچھ انہوں نے اس کے لیے برداشت کیا ہے، لیکن ان کی ہزاروں عورتوں کو انہوں نے ننگا کر کے بازاروں میں پھرایا۔ آج یہ تصویریں لیتے ہیں جی بنگالیوں کی، جو ظلم اردو سپیکنگ کا وہاں پہ بہاریوں کا وہاں پہ ظلم ہوا، اس کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کی۔ اور شیخ حسینہ واجد نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگرتلا سازش جن لوگوں نے تیار کی تھی، میں بھی اس وقت چھوٹی تھی اور ان کو میں نے چائے بنا کر پلائی تھی۔ آپ آج پاکستان تحریک انصاف کے دلوں میں شیخ مجیب الرحمان جاگا ہوا ہے۔ غدار کو غدار ہی رکھیں، جو محب وطن ہیں ان کو محب وطن رکھیں۔ آپ اس حد تک نہ گزر جائیں کہ آپ تاریخ کو الٹا رہے ہیں۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ شیخ مجیب الرحمان نے ملک توڑا ہے اور اس کی سزا اس نے پائی ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ لہٰذا مہربانی، میں اپنے تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز کا، قائدین کا احترام کرتا ہوں بطور سیاسی ورکر۔ اپنی ریسرچ بہتر کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔